सर, फिर से गाड़ी खराब? काहे को खटारा चलाते? अरे नई गाड़ी ले लो ना कोई। देखो, एसीपी के लिए खटारा गाड़ी चलती है। ये बताओ इतनी जल्दी क्या थी बात करने की? टेलीफोन पर बात नहीं कर सकते थे? और यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? मैं मीटिंग में था, मालूम है? सर मैं क्लब में ड्यूटी कर रहा तभी वहां पे एक आदमी आया, बड़ा ही अजीब सा था। अपने आप को कर्नल बंजारा बोल रहा था। गन? क्या तू मुझे गन लेकर वहां भेजेगा? हाँ कर्नल बंजारा, इस गन से एक सीआईडी ऑफिसर का खून होने वाला है। सीआईडी ऑफिसर का खून? किसको देनी है गन? मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूँ, तुम चुपचाप इस एड्रेस पे चले जाना, इस घर के अंदर घुस जाना और बेडरूम के अंदर चले जाना। वहाँ बाईं तरफ एक अलमारी है, उसमें ये गन रख देना। पहले तो मुझे उस घर के अंदर घुसना पड़ेगा। उस घर के अंदर मैं जाऊंगा कैसे? वहाँ पे जो आदमी रहता है वो पहले से ही तेरे लिए पीछे का दरवाजा खोल के रखेगा। उसे पता है कि तुम आने वाले हो। अरे कहीं पकड़े गए तो 4 बार फांसी पे लटकाए जाएंगे। सीआईडी वाले लोग हैं वो। अरे गोली तुझे थोड़ी चलानी है, जो गोली खाएगा वो एक सीआईडी ऑफिसर है, और जो गोली चलाएगा वो भी एक सीआईडी ऑफिसर है। जो तुमने कहा वो सच है ना? झूठ तो नहीं? सर पूरी बात इसमें रिकॉर्ड की हुई है, आप खुद बखुद एक बात सुन सकते हैं। एसीपी साहब का फोन? तो मीटिंग में थे ना? यस सर। 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे सीआईडी के सभी ऑफिसर्स ब्यूरो में चाहिए। यस सर। सी यू सर। एसीपी साहब ने 1 घंटे के अंदर वापस ब्यूरो में बुलाया है। मुबारक हो आज की शाम, और वो जो डिनर होने वाला था वो भी मुबारक हो। ये एसीपी साहब को पता कैसे चलता कि बच्चे आज बाहर जा रहे खाना खाने के लिए, थोड़ा हंसने खेलने के लिए? हाँ वो देखो, पहचाना? हाँ, अभिजीत सावंत है, इंडिया का नंबर 1 अभिजीत सावंत। एक वो अभिजीत है और एक ये अभिजीत है। एक ऑटोग्राफ साइन कर रहा है, जिंदगी की खुशियां बटोर रहा है, हंस रहा है, और दूसरा रात को 8 बजे वापस ड्यूटी पे जा रहा है। ये एस्ट्रोलॉजी कुछ समझ में नहीं आया अभिजीत। अगर नाम एक है तो लाइफ भी एक जैसी होनी चाहिए थी ना। भाग्य रेखा से मात खा गया दोस्त, और ब्यूरो में भी गड़बड़ होने वाली है। एसीपी साहब का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अभिजीत आपका शो यारों कब आ रहा है? रविवार 19 जून रात को 8 बजे। मेरा कॉन्सर्ट यारों देखना मत भूलिएगा। बहुत दिनों के बाद लग रहा है जैसे हम लोग परेड में खड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी रिपोर्ट आने से पहले ही हम लोग केस सॉल्व कर दें। बड़े जले हुए से लग रहे हैं। मुंह जला हुआ। आपको पूछताछ जरा संभल के करनी चाहिए थी। उस आदमी के मर जाने से आपका जो हुआ सो हुआ, हम लोगों का भी नाम खराब हो गया। सर बताइए तो सही, बात क्या है? कुछ सीरियस हो गया है क्या? अभिजीत, तुम अभी इसी वक्त जाकर दया के घर की तलाशी लो, और दया तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। मैं? दया के घर की तलाशी? हाँ सर, मेरे घर की तलाशी क्यों? तो दया, तुम जाकर दक्ष के घर की तलाशी लो। सर मैंने क्या किया सर? दक्ष, तुम अभिजीत के घर जाओ। तुम फ्रेडरिक्स के घर की तलाशी लो। मेरे घर में कुछ नहीं मिलेगा सर। फ्रेडरिक्स, तुम अदिति के घर जाओ। पर सर हमारे ऊपर क्यों शक किया जाता है? क्योंकि तुम में से कोई एक हम में से किसी की जान लेने वाला है। What? हाँ, और मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन है। नहीं सर, ये हो ही नहीं सकता। किसी ने आपको झूठी खबर दी है। जिसने भी मुझे बताया उसने आज तक मुझे कभी गलत खबर नहीं दी। शायद आज गलत हो सकती है। There is always a first time, सर। जल्दी से जाकर तलाशी शुरू करो, जाओ।
एसीपी प्रद्युमन। मैं डॉक्टर सौरभ जीवनदान हॉस्पिटल से बोल रहा हूं सर। अभिजीत सावंत जो इंडियन आइडल है, उसने अभी अभी यहाँ एक लड़की का खून कर दिया सर। अभिजीत सावंत? चलिए हटिए, हटिए जरा बाजू। मार डाला मेरी बेटी सुनैना को, उसने मार डाला है। उस अभिजीत सावंत ने मेरी बेटी सुनैना को मार डाला। देखिए, संभालिए अपने आप को। मैं क्या संभालूं अपने आप को? मेरी इकलौती बेटी मर गई। अब मैं ये क्या करूंगा? उस अभिजीत सावंत से कहिए मुझे भी मार डाले। देखिए, मैं आपका दुख समझ सकता हूं, लेकिन आपको संभालना होगा अपने आप को। एक 9 साल की बच्ची मौत से लड़ रही है, इशिका, हमारे एसीपी अजात शत्रु की बच्ची। वो मौत से लड़ रही है और अजात शत्रु की नौकरी भी खतरे में है। होने को कौन टाल सकता है? डॉक्टर साहब, ये सब हुआ का? आइए। चलिए। ये सब हुआ कब? तकरीबन 9 बजे अभिजीत सावंत सुनैना से मिलने आया और इसका खून करके चला गया। मेरी गलती थी। मैं अपने अभिजीत सावंत को यहाँ बुलाया था, मैं उसे यहाँ ले आया था। आपने बुलाया था? क्यों? सर, मेरी बेटी लास्ट स्टेज में थी, उसे ब्लड कैंसर हुआ था। वो सिर्फ एक बार अभिजीत सावंत से मिलना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि मैं अपनी बेटी के लिए खुशी नहीं बल्कि मौत को यहाँ ले आ रहा हूँ। कितनी देर तक था वो सुनैना के साथ? तकरीबन 5 मिनट। वो याद वो अपना ऑटोग्राफ भी वहां कार्ड पे छोड़ गया। वो देखिए, वो कार्ड वहां पे। हाँ सर। सुनैना की मौत हो चुकी है, ये आप लोगों को पता कब चला? करीबन 5 मिनट बाद। हम जब बाहर अभिजीत सावंत के बारे में बात कर रहे थे, इतने में इस कमरे के अंदर से मुझे चीख सुनाई दी। मैं दौड़ के अंदर आया, देखा तो मेरी बेटी मर गई थी। मगर आपको कैसे पता कि अभिजीत सावंत ने ही इसे मारा है? जब सिंह सुनकर सिस्टर अंदर चले आई तो उसने देखा ये वो लाल कलर का नॉब ऑफ हो चुका था, जिससे मेरी बेटी को ऑक्सीजन सप्लाई हुआ करता था। उसने मेरी बेटी की सांस ही रोक दी। अभिजीत सावंत के जाने के बाद यहाँ कोई आया था? जी, कोई नहीं आया। ये ऑक्सीजन नॉब जरूर अभिजीत सावंत नहीं बंद किया। डॉक्टर अंजलिका, अगर ये लाल नॉब अभिजीत सावंत ने बंद किया है तो उस पर उसकी उंगलियों के निशान होंगे। वो फिंगरप्रिंट्स और इस कार्ड पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं, उन्हें मैच करके देखो। यस। वीरेन जी, अगर अभिजीत सावंत की उंगलियों के निशान मैच हो गए। अभिजीत। यस। अरे, आप एसीपी प्रद्युमन है ना? हाँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। आप भी बहुत अच्छा गाते हो। थैंक यू। सारी दुनिया आपकी फैन है। थैंक यू सो मच सर। अभिजीत जी, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। क्या तुम सुनैना नाम की लड़की को जानते हो? जी, वो 5 साल पहले हम लोग एक साथ पढ़ते थे और मेरी क्लासमेट थी वो। क्या 1-2 घंटे पहले तुम इसे जीवनदान हॉस्पिटल में मिले थे? हाँ सर। वेल, सुनैना का खून हो गया है। वो बेचारी मर गई है। लेकिन मैंने तो नॉब नहीं घुमाया था। चोर की दाढ़ी में तिनका? मैंने कब कहा कि तुमने नॉब घुमाई थी? वो तो बेचारी ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मर गई। लेकिन मैं तो, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब रोने से कोई फायदा नहीं है, समझे? तुम्हें सुनैना के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। मैंने किसी का खून नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया सर। हाँ, वो तो अभी पता चल जाएगा। ये जरूर किसी की चाल है मुझे फंसाने के लिए सर। अच्छा, कौन है वो? सुनैना के फादर। आज मैं फंक्शन से बाहर आ रहा था, तब वो मुझसे मिलने आए। मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगा। मैं यही जहर यहीं पीऊंगा।
कहीं और जाके पीजिए ना, यहाँ पर क्यों पी रहे? नहीं, मैं ये जहर यहीं पीऊंगा। अगर आपने मुझे 2 मिनट के लिए अभिजीत सावंत से मिलने नहीं दिया तो मैं ये जहर पी के आत्महत्या करूंगा। ठहरिए, क्या बात है? देखो मेरी बेटी अस्पताल में पड़ी है, उसकी हालत बहुत खराब है। वो तुमसे सिर्फ एक बार मिलना चाहती है। वो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। भगवान के लिए ना मत कहना, ये उसकी आखिरी इच्छा है। चलिए सर, मैं आपके साथ चलता हूँ। सुना ना बेटा, आंखें खोलो, देखो कौन आया है। सुनैना, आप दोनों बातें करो, मैं अभी 2 मिनट में आया। सुनैना, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम तो ठीक ठाक थी। मुझे लगा था शायद तुम आने से मना कर दोगे। मुझे अगर पहले पता होता कि तुम हो तो मैं भागा चला आता। सुनैना, मैंने तुम्हें टीवी पे देखा, बहुत बड़े आदमी बन गया था। अभिजीत, इंडियन आइडल। तुम मुझे कभी भी बुला सकती थी। अभिजीत, हाँ, मैं तुम्हारे हाथों से मरना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो? मुझे ल्यूकेमिया हो गया, लास्ट स्टेज है, मगर मौत नहीं आ रही, बहुत तकलीफ। मेरे बचने की कोई आशा नहीं। मैं तुम्हारे हाथों से ही मरना चाहती हूँ। नहीं सुनैना, मैं खून नहीं कर सकता। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस वो लाल आप देख रहे हो, वो ऑक्सीजन टैंक, बस उसे घुमा दो। नहीं, मैं नहीं करूंगा। मेरी मदद करो अभिजीत, मैं बहुत तकलीफ में, कोई भी मुझे सुनने के लिए तैयार। मैं जा रहा हूं सुनैना। प्लीज अभिजीत, प्लीज वो नाम घुमा दो, मुझे मुक्ति दिला दो। बहुत दर्द है मुझे, दिन रात तड़पती रहती हूँ मैं। प्लीज ऑक्सीजन बंद कर दो, प्लीज। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अभिजीत, प्लीज। थैंक यू अभिजीत, थैंक यू। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। एसीपी साहब, मैंने आज तक किसी को मरते हुए नहीं देखा था। ये क्या होने वाला था मेरे हाथों से? वो मेरे आंखों के सामने मर जाती। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने ऑक्सीजन बंद नहीं की? मैंने ऑक्सीजन बंद नहीं किया। तो फिर तुम्हारी उंगलियों के निशान वहां पर कैसे है? मैंने हाथ लगाया था, लेकिन मैंने वो नॉब नहीं घुमाया। अभिजीत, इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है कि तुमने नॉब को हाथ लगाया मगर नॉब घुमाया नहीं। शायद तुम्हें पता नहीं कि हमारे देश में मर्सी किलिंग मना है। चाहे सुनैना 3-4 दिन बाद अपने आप मर जाती, मगर उसका ऑक्सीजन बंद करके उसे मारना एक खून के बराबर है। तुम्हें सुनैना के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। एसीपी साहब, ये बताइए कि किस आधार पर आपने अभिजीत को गिरफ्तार किया है? क्या आरोप है उन पर? नो कमेंट्स प्लीज।
इस सिलसिले में फिलहाल एसीपी कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि शुरुआती जांच के बाद कुछ जानकारी मिल सकेगी। बहरहाल सवाल ये उठता है कि परसों होने जा रहे यारों कंसर्ट का क्या होगा? क्या वे उस कंसर्ट में पहुंच पाएंगे? जितेंद्र दीक्षित, स्टार न्यूज, मुंबई। देखिए वो आने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा। एसीपी साहब तक क्यों नहीं आए? आने वाले, मैंने आपको बोला ना। एक मिनट है, स्टॉप इट। चलिए चलिए, आप बात करिए। पीछे हटिए। देखिए आप यहीं रुकिए आप प्लीज। सर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मुझे आपसे बात करनी है अकेले में। मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूं। आधे घंटे में तुम्हें क्या करना है सोच लो। सब सच सच बताना है या कोई कहानी सुनानी है? मैंने तो सब कुछ सच बता दिया आपको एसीपी साहब। तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले उस नॉब पर। सब उनका प्लान था मुझे फंसाने का, मगर उनके पास सबूत है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। मैंने वो नॉब नहीं घुमाया सर। मैं अपने संगीत की कसम खा के कह रहा हूं सर, मैंने सुनैना का खून नहीं किया है। मैं सुनैना को नहीं मारा है सर, नहीं मारा है। अरे अभिजीत, ये अचानक कैसे आना हुआ? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। एसीपी साहब का तो कोई फोन नहीं आया मुझे कि कोई नया केस आने वाला है। फिर कैसे आया तुम? वो मैं एसीपी साहब को बिना बताया आया हूं। एसीपी साहब को बिना बताया आए हो? एक बात तो है, आप लोगों को फोरेंसिक लैब में आना पड़ता है चाहे कुछ भी बोलो। डॉक्टर अंजलिका, मैं आपसे सिर्फ ये पूछने आया था कि। सॉरी अभिजीत, मैं कोई भगवान नहीं हूं कि ये बता दूं कि आप लोगों में से कौन किसको मारने वाला है। आपको कैसे पता चला कि ऐसा कुछ? मैंने कहा था ना अभिजीत, मैं आप लोगों से ज्यादा अच्छी डिटेक्टिव हूं। डॉक्टर अंजलिका, मैं आपसे यहाँ बहस करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ ये पूछने आया था कि पिछले 2 घंटों में दया या दक्ष, इनमें से किसी ने आपको फोन किया था? यहाँ का फोन काम नहीं कर रहा है, डेड है। दोनों में से कोई यहाँ आया था? देखो अभिजीत, मैं बहुत बिजी हूँ। हम भी खाली थोड़ी बैठे हैं, हम भी बिजी हैं। मैं तुम लोगों से ज्यादा बिजी हूँ। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। यस। आप डॉक्टर अंजलिका की नई असिस्टेंट है ना? जी, मैं रिसर्च डिपार्टमेंट में हूँ। रिसर्च में? वेरी गुड, नाइस मीटिंग यू। मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। ओह, आप जानती हैं मुझे? आप? मैं प्रतिमा। प्रतिमा, बहुत अच्छा नाम है। प्रतिमा जी। आप प्रतिमा जी क्यों बोल रहे हैं? प्रतिमा से भी काम चलेगा। तो बिना बात के जी क्यों? कर मारिए गोली जी को। प्रतिमा, मुझे ये बताओ कि यहाँ दक्ष या दया में से कोई आया था क्या? हाँ, दक्ष तो यहाँ आए थे। वो यंग स्मार्ट इंस्पेक्टर ना? स्मार्ट? स्मार्ट किधर है वो? या इज वेरी वेरी स्मार्ट। क्या करने आया था यहाँ वो काफी गुस्से में दिख रहे थे, काफी परेशान लग रहे थे, मगर डॉक्टर अंजलिका ने उन्हें थोड़ा सा पुचकारा। पुचकारा? वो कह रही थी कि शायद ये तुम्हें फंसाने की चाल है किसी की, या फिर खत्म करने की। तुमने और कुछ भी सुना होगा? हाँ, वो कह रही थी कि तुम दया के पीछे जाओ। कब हुआ ये? कब आया था दक्ष यहाँ पे? करीब 3 घंटे पहले। मतलब वो मेरे घर गया ही नहीं, सीधा यहाँ पे आया अंजलिका के पास, और अंजलिका ने मुझे बताया तक नहीं। अभिजीत, वैसे आप भी कम स्मार्ट नहीं हैं। मैं इस वक्त हूं सीआईडी ब्यूरो में। सुनैना हत्याकांड में एक अनोखा मोड़ सामने आया है। सीआईडी ने दावा किया है कि अभिजीत सावंत के खिलाफ उसके हाथ पुख्ता सबूत लगे हैं। क्या है सबूत? आइए जानते हैं सीआईडी के एसीपी से। एसीपी साहब, क्या आपको ऐसा लगता है कि अभिजीत सावंत के खिलाफ कोई साजिश रची गई है? देखिए, अभी से कोई नतीजा निकालना ठीक नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमारे पास काफी सबूत मौजूद है। इसके कमरे से बाहर जाने के बाद कमरे के अंदर कोई नहीं आया था। इसने मेरी बेटी का खून किया है। चलो मान लिया कि इसने तुम्हारी बेटी का खून किया है, मगर इसके जाने के बाद यहाँ कॉरिडोर में कौन कौन था? जी, मैं था और
ये थे। उस वक्त आप दोनों इधर ही खड़े थे, यहां से हिले नहीं? जी मैं बाथरूम गया था मुंह धोने के लिए। मुंह धोने के लिए? अचानक रात को? हाँ? जी मुझे 5-6 बार मुंह धोने की आदत है। अच्छा, मुंह धोकर कितनी देर के बाद आप यहां वापस आए? जी 3-4 मिनट, उसके बाद मैं वापस आ गया। 3-4 मिनट के बाद? 3-4 मिनट में इन्होंने यहां क्या किया होगा कोई नहीं जानता। जी जब मैं वापस आया तो लड़की के तड़पने की आवाजें आ रही थी। सीपी साहब, मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे? आपको लगता है मैंने अपनी बेटी का खून किया? हो सकता है। क्या? यह भी हो सकता है कि आपने अभिजीत सावंत को यहां जानबूझकर बुलाया। शायद आपका प्लान था इसे फंसाने का। नहीं सीपी साहब, ऐसा नहीं हो सकता। सीपी साहब, एक बाप अपनी बेटी की आखिरी इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहा था। मेरी बेटी रोज मुझसे कहती थी कि वो एक बार, सिर्फ एक बार अभिजीत सावंत से मिलना चाहती है, उसे देखना चाहती है। मैं उस वक्त उसके लिए कुछ भी कर सकता था एसीपी साहब। यही बात हम कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते थे। वो दिन रात दर्द से तड़प रही थी। शायद उसने आपसे भी कहा होगा कि उसे इस दर्द से छुटकारा दिलाइए, जैसे उसने अभिजीत से कहा था। अभिजीत ने मना कर दिया, लेकिन आप मना नहीं कर सके। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया। आप लोग इंसान नहीं रहे, पत्थर बन गए हो, पत्थर। आपको अभी भी लगता है सीपी साहब मैंने अपनी सुरैया का खून किया? जिस तरह से आपने अभिजीत सावंत को यहां बुलाया, उससे शक आप पर भी जाता है। अगर यही बात है एसीपी साहब, तो वही शक इस आदमी पे क्यों नहीं जाता? क्योंकि इसी आदमी ने मुझसे कहा था कि मैं अपनी बेटी को इस अस्पताल से बाहर लेके जाऊं ताकि दूसरे मरीज इस अस्पताल में भर्ती हो सके। ये क्या बोले जा रहे हैं आप? मुझे बेकार में फंसा रहे? ये तुमने कहा था कि नहीं, ये कहो तुम। क्योंकि इससे मेरी बेटी का इलाज फ्री में करना पड़ता था। और तो और ये इसने मुझसे ये कहा था कि उस इलाज के लिए अस्पताल का 20,000 रुपया हफ्ते का खर्चा है। इसलिए मेरी बेटी का कत्ल किया एसीपी साहब, ताकि न रहेगा बास, न बजेगी बासुरी। हम अगर ये तो मुंह धोने गए थे, ये कैसे खून कर सकते हैं? एसीपी साहब, जब अभिजीत सावंत अपने कमरे से बाहर आया तब इसके सेक्रेटरी ने इससे कहा था कि 9 बजने में 7 मिनट बाकी है। और जब ये डॉक्टर अपना मुंह धो के बाथरूम से बाहर आए तो सामने वाली घड़ी में 9 बजने की आवाज मैंने अपनी कानों से सुनी है एसीपी साहब। इसका मतलब ये 3-4 नहीं बल्कि 6-7 मिनट में वापस आए? हाँ, और किसी खुफिया दरवाजे से आईसीयू में गया, वहां का ऑक्सीजन सिलेंडर का रेड कलर का नॉब उसने बंद कर दिया और चुपचाप मेरे पास आके खड़ा रह गया। आईसीयू में आने का और कोई रास्ता है? जी नहीं जी, 1 मिनट, शायद है। फ्रेडिक्स, अभिजीत सावंत के साथ यहां खड़े रहो। हम देखते हैं पिछले दरवाजे से यहां आने तक कितना टाइम लगता है। इस घर का तो पूरा सत्यानाश हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आया था यहाँ पे। गन साइलेंसर? तो बिल्कुल नया है। मेड इन हॉलैंड। इतना महंगा साइलेंसर दक्ष गया कैसे? एसीपी साहब को जो खबर मिली थी उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है। कहीं वो दक्ष तो नहीं जो दया की जान के पीछे पड़ा है? आइए साहब, आइए। अरे अभिजीत साहब, आप साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। शांता भाई, ये सब क्या है? क्या हुआ है यहाँ पे? दया साहब और दक्ष साहब के बीच में बहुत बुरी तरह से झगड़ा हुआ साहब। दया और दक्ष के बीच में झगड़ा? वो दोनों बहुत गुस्से में थे। फिर अचानक दया साहब बैग उठा के बाहर को भागे। शांता भाई, वो दोनों गए कैसे यहाँ से? साहब वो अपने मोटरसाइकिल पर गए। डॉक्टर, ये भी हो सकता है कि आप बाथरूम गए ही नहीं, बल्कि पीछे के रास्ते से घूमकर आप यहां आए, इस दरवाजे से अंदर घुसे, अंदर जाकर आपने ऑक्सीजन का नॉब बंद कर दिया और फिर इसी रास्ते से जाकर कॉरिडोर में खड़े हो गए जब इन्होंने आपको देखा। तभी तो बाथरूम से आने में आपको 6-7 मिनट लगे। आपकी थ्योरी में कोई दम नहीं है सर, सब गलत है। इस दरवाजे से तो कोई अंदर जा ही नहीं सकता। ये देखिए,
इसमें लैच लॉक लगा हुआ है, देखिए। इसे बाहर से खोलने के लिए चाबी की जरूरत पड़ती है और चाबी मेरे पास नहीं होती। पीछे वाले दरवाजे की चाबी तो मेरे पास ही रहती है। ये देखिए, ये रही चाबी। पिछले 6 घंटों में ये चाबी तुमने किसी को दी थी? ये चाबी मैं किसी के भी हाथ में नहीं देती हूँ, और अगर जरूरत पड़ती भी है तो मैं खुद जाके दरवाजा खोलती हूँ। सर यहाँ आइए। क्या है अदिति? सर, मैं सामने के दरवाजे से आईसीयू में आई और फिर लैच खोलकर इस पीछे के दरवाजे से बाहर आ रही थी तो देखा इस लैच पर कुछ तेल जैसा लगा हुआ है, ये देखिए। और यहाँ इस दीवार पर उंगलियों के निशान हैं, किसी की तेल वाली उंगलियों के निशान। इसका मतलब है मेरा शक सही निकला है। कोई तो आदमी इस पीछे वाले दरवाजे से इस कमरे के अंदर आया है। हाँ सर, ये देखिए, यहाँ इस लैच पर एक पतला धागा लगा हुआ है। हाँ, धागा बांधा है, तेल वाली उंगलियों के निशान। कोई तो यहां खड़ा था। सर, हाथों में तेल का लगा होना भी काफी अजीब बात है। हो सकता है उसके सर पे काफी तेल लगा हो और उसने गलती से अपना हाथ बालों में लगा लिया होगा। आपके बालों में तेल है? घूम फिर के वही बात। एक बाप की तरफ उंगली उठाते हुए आपको शर्म आनी चाहिए एसीपी साहब। 10 में से 5 लोग बालों में तेल लगाते हैं। हाँ, ये बात तो है। अदिति, दीवार पर जितने भी तेल के दाग हैं सब के सब अच्छी तरह से खुरच लो। अदिति, हॉस्पिटल में जितने भी लोग काम करते हैं सभी लोगों के बालों के सैंपल चाहिए मुझे। एक एक 2-2 बाल उखाड़ लो। डॉक्टर वीरेंद्र जी और अभिजीत सावंत के बालों के भी सैंपल चाहिए मुझे। डॉक्टर अंजलि का बालों की खाल निकाल देंगे। 324 लोगों के बालों को एक एक करके टेस्ट किया है सर, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया है। और सर, ये जो ऑयल आपको हॉस्पिटल की दीवार पर से मिला है, ये ऑयल बिल्कुल ही अलग है। डॉक्टर, आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये तेल बालों में लगाया जाता है या नहीं? शायद नहीं। ये लो, हम तो बिना बात के लोगों के सिर से बाल तोड़ रहे थे। लोगों के बाल तो छोड़िए सर, आप लोग तो घोड़े के बाल भी तोड़ कर लाए हैं। ये देखिए। घोड़े का बाल? अदिति, मैंने तो तुम्हें लोगों के सिर से बाल लाने के लिए कहा था। ये घोड़ा कहां से आ गया हॉस्पिटल में? डॉक्टर अंजलि का, इस पर आईसीयू डोर लिखा हुआ है। सो ये धागा वहां पे आईसीयू के दरवाजे के लैच पर लगा हुआ था। शायद किसी ने इस धागे से खींच के दरवाजे को खोला होगा। दरवाजा अंदर से बंद था और अब पता चला है कि वो धागा नहीं है, घोड़े का बाल। डॉक्टर, ये घोड़े के बाल के बारे में सुनकर मेरे कानों में संगीत बजने लगा है। सर, ये आपको अचानक... कुछ मत बोलो डॉक्टर, मेरे कानों में संगीत की लहरें गूंज रही है। तहकीकात के सुरीले सुर जो अचानक इस हवा में बहने लगे हैं, इन धुनों को डिस्टर्ब मत करो डॉक्टर। अदिति, हॉस्पिटल चलो। अभिजीत सावंत के जाने के बाद अगर मुझे इस लड़की को, सुनैना को मारना होगा तो मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सर, इस पीछे वाले दरवाजे की। अगर ये खुला है तो आप अंदर आ सकते हैं। करेक्ट। इसका मतलब है कि दरवाजा खुला रखने का जुगाड़ करने के लिए मुझे यहां पहले आना होगा, मगर यह दरवाजा खोलने के बाद अपने आप बंद हो जाता है ऐसे। अब आता है घोड़े के बाल का कमाल। कमरे का दरवाजा खुला रखने के लिए खूनी घोड़े का बाल लेकर यहां आया था। ये देखो, ये धागा है। मान लो कि यह धागा एक घोड़े का बाल है। खूनी ने इस घोड़े के बाल को लैच लॉक में इस तरह से बांध दिया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। दिखने में तो दरवाजा बंद है, लेकिन यह बंद नहीं है, यह खुला है। ये देखो। और फिर सीना तान के इस सामने के दरवाजे से बाहर निकल गया, मगर वो ज्यादा दूर नहीं गया, वो आसपास ही था।
जैसे उसने देखा कि अभिजीत सावंत सुनैना से मिलने आ रहा है, वो इस दरवाजे के पीछे आकर खड़ा हो गया। और जैसे ही अभिजीत सावंत इस सामने के दरवाजे से बाहर गया, खूनी इस पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसा और उसने ये लाल लॉब ऑफ कर दी और सुनैना की सांसें रुक गई। अपना काम करने के बाद खूनी इसी दरवाजे से वापस चला गया। मगर एक गलती हो गई उससे जाते वक्त। जब उसने इस घोड़े के बाल को जोर से खींचा तो उसका एक छोटा सा हिस्सा यहां इस लैच लॉक में फंस गया। यह काम शायद किसी म्यूजिशियन, किसी संगीतकार का है, क्योंकि घोड़े का बाल ज्यादातर वायलिन के बो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नहीं सर, वायलिन लेके तो कोई नहीं आया था। इनफैक्ट सुनैना से मिलने एक ही बंदा आया था। कौन? नाम क्या था उसका? ऋषिकेश। ऋषिकेश नाम था सर। नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्यों, तुम्हें क्या हुआ? ऋषिकेश का नाम सुनकर तुम्हारे होश क्यों उड़े? नहीं सीपी साहब, मैं घबरा गया हूं। अब आप लोग ऋषिकेश पे शक करेंगे और वो बेचारा। बेचारा है? कौन ये बेचारा ऋषिकेश? हाँ, वो मेरी बेटी सुनैना का म्यूजिक टीचर है, लेकिन वो सुनैना को नहीं मार सकता। वो तो चींटी भी नहीं मार सकता। सर इनसे पूछिए, ये ऋषिकेश वही टीचर तो नहीं जिसके खिचड़ी बाल है बिखरे हुए? हाँ, वही तो है। ये ऋषिकेश मेरे पीछे 3 महीने से पड़ा है। मैंने जब इंडियन आइडल कॉन्टेस्ट जीता तब से मुझे मिल रहा है, मुझसे काम चाहता है। मैंने उसकी मदद भी की, कई लोगों से मिलाया भी, लेकिन हर बार उसका ईगो बीच में आ जाता। वो झुकना नहीं चाहता और उसको कोई काम देना नहीं चाहता। उसको लगता है कि उसका फेलियर का जिम्मेदार मैं हूं। ये ऋषिकेश कौन सा म्यूजिक क्लास चलाता है? संगीत सरोजिनी। ऋषिकेश जी कहिए। तुम ही सिखाते हो ना यहाँ संगीत? जी हाँ। मैं भी संगीत सीखना चाहता हूँ। अच्छा बताइए, क्या सीखना चाहते हैं आप? तबला, गिटार, वायलिन? नहीं, मैं तो वो चीज सीखना चाहता हूँ जिससे तुमने एक मासूम लड़की का खून किया है और फंसाया है अभिजीत सावंत को। क्या सबूत है आपके पास? एक घोड़ा गवाही देने वाला है। मैं अभिजीत को सबक सिखाना चाहता था सर। आज ये कितना आगे निकल गया और मैं बहुत पीछे रह गया सर। किस्मत ने भी हमेशा इसी का ही साथ दिया और मेरे नसीब में तो कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। लेकिन मैंने तो तुम्हारी मदद की थी। मदद की, लेकिन फायदा, काम तो मुझे कुछ भी नहीं मिला ना। कैसे मारा तुमने सुनैना को? बताओ। मैं सुनैना से मिलने के लिए गया तो उसने मुझे बताया कि उसका सपना पूरा होने वाला है। अभिजीत सावंत उससे मिलने वाला है। आईसीयू में पीछे भी एक दरवाजा है और उसे खुला रखने के लिए मुझे एक डोरी की जरूरत थी। तभी अचानक मुझे ध्यान आया कि मेरे वायलिन की बो के लिए मेरे पास घोड़े के बाल का एक पैकेट है जो इत्तेफाक से उस वक्त मेरी जेब में ही था। मैंने उसमें से एक बाल निकाला और दरवाजा खुला रखने के लिए उसको उसकी नॉब में बांध दिया। एक भोली भाली लड़की को मार दिया तुमने। वो तो वैसे भी मरने वाली थी सर, लेकिन कम से कम अभिजीत को फंसाकर मेरे दिल की आग तो ठंडी हो गई। मुझसे बदला लेने के लिए तुमने सुनैना को मार दिया। इसके दिमाग पर असर हो गया है। इसका डॉक्टरी इलाज करवाओ, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, और फिर फांसी देने के लिए इस पर केस जारी करो। कभी सोचा भी ना था कि मेरा जनाजा इतनी धूमधाम से निकलेगा। जो गुनाह मैंने किया ही नहीं उसकी इतनी बड़ी सजा। हाय दया। हेलो सर। क्या बात है, ऐसे मूड खराब करके क्यों खड़ा बच्चे? आपने देखा सर पेपर ना? हाँ यार, लिखने वाले ने जो लिखना था लिख दिया, तब तुम क्यों अपना मूड खराब कर रहे हो? जाना जैसे। सर आपने तो पेपर वालों की मेहनत पे पानी फेर दिया। एक और फोटो छपती तो। किसकी? सर आपके पास गन है? क्यों, कोई खतरा है? नहीं सर, ऐसे ही मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ।
अब भाई तुमसे तो ये भी नहीं कह सकता कि जरा संभाल कर, तुम तो खुद सीआईडी ऑफिसर हो। एनीवे ये लो। ये क्या करो दया, ये क्या करो? गुड बाय डॉक्टर साहब, मुझे माफ कर देना प्लीज। ये क्या कर रहे थे तुम बेवकूफ? आई एम सॉरी डॉक्टर साहब। मैं तो भूल ही गया था कि मैंने पहली गोली ब्लैंक डाली है। सिर्फ आवाज, नो गोली। कहीं गलती से चल ना जाए इसलिए। थैंक गॉड, अच्छा हुआ ना, नहीं तो आज तुम भगवान को प्यारे हो जाते। क्या करूं सर, मैं सीआईडी के बिना रह नहीं सकता। क्यों? सीआईडी में रहने से हाथ में पावर आती है इसलिए? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। क्या करूं सर, वो लोग मेरी फैमिली जैसे। क्या फैमिली जैसे? जैसे ही मौका मिला भाग गए ना, छोड़ गए ना अकेला। देखो दया, कुछ साल पहले भी सीआईडी में ऐसी एक डेथ हुई थी। तब एसीपी प्रद्युमन ने उस ऑफिसर को कोई तिकड़म चला करके बचा लिया था जिस पर ये इल्जाम था। तुम भी एसीपी से मिलो, बात करो उससे। सर पता नहीं सर, वो मुझसे बात करेंगे कि नहीं। अरे यार तुम जाओ तो सही, मिलो तो सही। सुनीता, सुनीता, अरे सुना नहीं एक बार मैंने कहा खाना दो, खाना दो मुझे। फिर वही, फिर आ गए तुम। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी गुलाम हूँ? हाँ, गुलाम हो। क्यों, तुम्हें पता नहीं है क्या? वाइफ को गुलाम कहते हैं, या फिर ऐसा कह लो कि घर में गुलाम को वाइफ कहते हैं। पति की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। हाँ, चलो खाना दो। सेवा? सेवा करूंगी मैं तुम्हारी? सेवा करेगी मेरी चूती। मैं तुम्हारी इस दारू से तंग आ चुकी हूँ। क्यों? दारू, दारू क्या तुम्हारी सौतेन है? हाँ। मुझ पर किसी का हुक्म चाकू पे सारे के सारे चाकू। मैं तुम्हारी इस दारू से तंग आ चुकी हूँ। यही तो रखे थे मैंने, यहाँ नहीं है। जा जाके बाकी स्टोर रूम में से लेके आओ। ओके। हाँ, सौतन है दारू मेरी, और मैं इस सौतन का गला दबा कर रहूंगी। हाँ। मुझ पर किसी का हुक्म नहीं चलता है। मुझ पर किसी का हुक्म नहीं चलता है। संतोष पर किसी का हुक्म नहीं चलता है। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। हाँ, अगर तुमने इस घर में एक बूंद भी शराब पीता तो मैं काट के रख दूंगी। चाकू, एक बूंद, रुक जा। ये ले, एक बूंद नहीं, एक बूंद नहीं, मैंने आधी बोतल पी ली। अब क्या करेगी तू? मारेगी मेरे को? काटेगी, काटेगी तू? नहीं, काट, काट। हाँ, गला काट दूंगी मैं। तुझे क्या लगता है कि मैंने चूड़ियां पहन के रखी है? चूड़ियां पहनी हुई है मैंने। नहीं, चूड़ियां मैंने पहन रखी है। एक्सीलेंट, 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 वेरी गुड, वेरी गुड काजल। ए ध्रुव, अगर यही परफॉर्मेंस तुमने शो में दी ना तो थिएटर में आग लग जाएगी। अरे आया है क्या कर रहा है? चलो उठ, अभी उठ। चाकू,
चाकू मार डाला। असली खून। असली चाकू। ये असली चाकू है। ये असली चाकू है। ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव। ये तो मर गया। मर गया ये तो। काजल, ये क्या हो गया? ये तो मर गया। ये नकली चाकू का असली चाकू कैसे बना? तुमने चेक नहीं किया था क्या? किया था सर, मैंने खुद चेक किया था। तो फिर नकली चाकू असली चाकू में कैसे बदल गया? किसने किया होगा ये? सीआईडी को बुलाओ। दया, तुम यहां? सर मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन यहां पे क्यों दया? यहां एक मर्डर हुआ है। मालूम है सर। सर ब्यूरो में तो मेरा आना मना है। मैं किसी तरह से आपसे बात करना चाहता था सर। यहां एक लाश पड़ी है दया। सर कल तक तो मैं भी एक अच्छा डिटेक्टिव माना चाहता था, और आज वो बात छोड़ो दया। मैं देखता हूं यहां क्या हुआ है। कैसे हो दया? हाल तो तुम देख ही रहे हो। आई नो इट्स वेरी सैड, बट मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी सीआईडी छोड़ दूंगा। चल सी हो। दया सर, आपको पूछताछ जरा संभल के करनी चाहिए थी। उस आदमी के मर जाने से आपका जो हुआ सो हुआ, हम लोगों का भी नाम खराब हो गया। ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर बच्चों। वापस आऊंगा तो देखता हूं। एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप लोग इस आदमी को हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए? शायद ये बच जाता। सर, अगर ये जिंदा होता तो हम ले ही जाते, मगर ये तो चाकू लगते ही मर गया था। यही बात बड़ी अजीब लगती है ना? हाँ सर, चाकू लगते ही कैसे मर गया ये? ये चाकू इसे मारा किसने था? मैंने ये जानबूझकर नहीं मारा। हम लोग रोज चाकू से ही रिहर्सल करते थे। पर आप लोग इस चाकू से रिहर्सल करते ही क्यों हैं? इसे तो मौत होनी ही थी। ये रिहर्सल वाला चाकू नहीं है। सर, ये चाकू वहां से निकाला गया था। ये चाकू सब नकली है, सिर्फ यही असली है ना? सर, ये चाकू किसी ने बदला है सर। ये चाकू यहाँ पे रखे किसने थे? सर, इसने। मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं तो स्टोर से बस इसे उठा कर लाया था। देखें जरा स्टोर कहाँ है। चलो। जब तुमने चाकू निकाला था इसकी शरीर से तो खून निकला था काफी? जी, थोड़ा सा ही निकला था। थोड़ा सा ही निकला था? जी हाँ, थोड़ा सा ही खून निकला था। एसीपी साहब, कुछ पता चला? नहीं डॉक्टर अंजलिका, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। बड़ा अजीब मर्डर है। चाकू लगते ही इसकी मौत हो गई, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया था। सर, कभी कभी आदमी की मौत शौक से भी हो जाती है। घाव गहरा है? नहीं,
ये देखिए, इतना सही है, घाव ज्यादा गहरा नहीं है। चाकू यहां कंधे के पास लगा है। ये देखिए, समझ में नहीं आ रहा इसकी मौत हुई कैसे होगी। कहीं इस चाकू पर कोई जहर तो नहीं लगा हुआ? हो सकता है, और ये बात बार बार मेरे दिमाग में आ रही है। डॉक्टर अंजलिका, तुम यहां की एक एक चीज को अच्छी तरह से देखो, कोई भी चीज छूटने ना पाए। यस, लेकिन मुझे अपना सामान मंगवाना पड़ेगा। क्या बात है, अपने आदमी कम दिखाई दे रहे हैं? दया सर भी है यहाँ पे। क्या? दया, तुम यहाँ कैसे? वो मैं बस ऐसी। सर, जब तक आप दया को यहाँ से बाहर नहीं निकालेंगे मैं अपना काम शुरू नहीं करूंगी। इनफ डॉक्टर अंजलिका, होश में और अपना काम शुरू करो। सर 1 मिनट। सर, मेरी वजह से कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। मैं बाहर जाता हूं सर। हर रोज वही मुर्दे, वही स्ट्रेचर, वही मुर्दे उठाने वाले। क्या लाइफ है ये। केस सॉल्व कर दो, बोलेंगे तुम्हारी ड्यूटी है ये। केस में कुछ गड़बड़ हो जाए तो गले में जूतों की माला। क्या जिंदगी है ये। पर क्या मैं कभी ये छोड़ सकता हूं? एसपी साहब, फोरेंसिक लैब पहुंचते ही मैं बॉडी का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दूंगी। जरा जल्दी बताना जो कुछ भी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी रिपोर्ट आने से पहले ही हम लोग केस सॉल्व कर दें। क्या बात है अभिजीत, बड़े जले हुए से लग रहे हो। दया की कंप्लेंट लेकर डीसीपी के पास जाने की क्या जरूरत थी? एसीपी छोड़ देते क्या उसको? अभिजीत, दया ने खून किया है। सर, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही है सर। तो मुझे ड्यूटी मत समझाओ, ओके? अभिजीत। नहीं सर, ये दिन रात मुर्दों से बातें करती हैं, इसलिए भूल गई कि इंसानियत क्या चीज है। ये आदमी बाहर क्या कर रहा है? सब लोग तो अंदर हैं, इसे भी वही होना चाहिए था। तो फिर ये बिल्डिंग के पीछे क्या कर रहा था? एसीपी साहब, ये आदमी चाकू के लगने से नहीं मरा है, ये आदमी तो जहर से मरा है। हाँ सर, उसे तो अच्छी तरह से चेक किया है। चाकू को चेक करने से पता चला है कि चाकू पर तो कोई जहर नहीं लगा है, ये जहर कहीं और से आया है। लेकिन सर, ये भाई साहब डेफिनेटली जहर से ही मरे हैं। इन्वेस्टिगेशन अगर अंदर चल रहा है तो किसी आदमी को इतनी जल्दी क्या थी बाहर आकर ये दारू की बोतल फेंकने की? हाँ सर, इसी बात से मैं चकरा गया कि उसे इस बोतल को छुपाने की इतनी जल्दी क्या थी। और वैसे भी पता चल ही गया है कि उस आदमी की मौत जहर की वजह से हुई है। नहीं दया, नहीं सूंघो मत, तुम ड्यूटी पर नहीं हो, और अगर सूंघते वक्त कुछ हो गया तो मैं फंस जाऊंगा। और वैसे भी तुम्हारी आंटी अभी अभी गई है, वो चुप नहीं बैठेगी, थोड़ी आग और लगाएगी। वो लगाने दीजिए सर, सच क्या है सामने आ ही जाएगा। अल्कोहल है, इसमें दारू है। दारू की बोतल फेंकने की इतनी जल्दी क्या थी? सर, लगता है इस बोतल में कोई सीक्रेट छुपा हुआ है। डायरेक्टर साहब, आप इस बोतल को पहचानते हो? ये हमारे नाटक में काम आने वाली बोतल है, मगर ये आपको कहाँ मिली? बाहर कचरे के डब्बे में, थिएटर के पीछे जो गार्बेज का कैन है उसमें पड़ी हुई थी। अरे ये वहां कैसे पहुंच गई? ये तो सर देखिए, ये यहां रहती है, अभी भी है यहां पर। ऐसी 3-4 बोतलें और है, एक टूट जाए तो दूसरी काम आती है। इनमें क्या होता है? नकली शराब, किसी भी कोल्ड ड्रिंक्स में हम पानी मिला देते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप, इसमें असली दारू है। असली दारू? ये कैसे हो सकता है? मैंने उस आदमी को देखा है जिसने ये बोतल बाहर फेंकी है। एसीपी साहब, आपके इस ऑफिसर के खिलाफ तो खुद एक बात को टालने की कोशिश मत करो। क्या देखो, वो आदमी इनमें से है क्या? नहीं, वो यहां नहीं है। आपके यहां और भी लोग हैं
या सब लोग यहीं पे हैं? सर वो सुरेश स्टोर रूम में होगा सर। दक्ष, दया, सर तुम लोग स्टोर रूम में जाकर देखो, देखो आदमी वहां पे है क्या। सर वहां पर आप किसी चीज को हाथ मत लगाना। ये बातें मैंने तुम्हें सिखाई थी एंड आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ यू। तो बहुत जल्दी सीख रहे हो। दया सर आई एम सॉरी, मेरा वो मत। ठीक है, ठीक है, चलो। यहाँ पर तुम्हारे अलावा और कोई है? हाँ सर है, चंद्रा का है। चंद्रा का कहाँ है वो? सर वो अभी पीछे के दरवाजे की तरफ ही है। ये देखिए 2 बोतलें और है, इनमें कोई अल्कोहल नहीं है। सर ध्रुव को तो लीवर की बीमारी थी सर, उसे तो अल्कोहल पीना बिल्कुल मना था। हाँ सर, हम वहां दारू कैसे रख सकते हैं? वो तो वैसे ही मर जाता। जैसे असली चाकू रखा था वैसे ही दारू बदली है किसी ने, समझे? मगर ये कैसे हो सकता है सर? तो फिर जहर गया कैसे पेट के अंदर? हाँ? अच्छा ये बताओ यहां पे हुआ क्या? तुम लोग रिहर्सल कर रहे थे? जी। चलो बताओ कैसे रिहर्सल कर रहे थे? वो जल्दी बताओ। हाँ, देखिए सर, ध्रुव यहाँ था और काजल वहाँ थी। काजल तुम वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। और बाकी लोग यहीं आसपास खड़े थे और हम लोग वहाँ बैठे हुए थे कि बोतल यहाँ थी। 2 बोतलें हटाओ यहाँ से। हाँ, और ये बहुत गुस्से में थी, इसके हाथ में चाकू था। तुम चाकू उठाओ, जाओ चाकू लो। हाँ, इसके हाथ में चाकू था सर, और ये शराब की बोतल ध्रुव ने उठाई और यूं पी। और इसके बाद वो नशे की हालत में काजल के पास गया और इसे गुस्से में ध्रुव से कहा कि तुम घर में शराब पी के मत आया करो। जी। तब ध्रुव ने सीना तानते हुए कहा कि तुम मुझे मारोगे मुझे, आओ, मारो मुझे, मारो। सर जब मैंने चाकू मारा था ध्रुव को तब गिरा था वो। आप पहले ही गिर गए सर। उठिए सर। चलिए उठिए डायरेक्टर साहब, बताइए आगे क्या हुआ। उठिए। कुछ गड़बड़ है डायरेक्टर साहब? डायरेक्टर साहब, ये सब मेरे पापों का नतीजा है। पापों का नतीजा नहीं, तुम्हारे पेट में जहर गया है। मैं मरने से पहले झूठ नहीं बोलना चाहता। मैंने गुनाह किया है। मैं ध्रुव को मारना चाहता था। क्या बोतल में जहर तुमने भरा था? मैंने जहर नहीं रखा। मैंने चाकू बदला था। मगर क्यों? वो औरतों के पीछे भागता था। उसने मेरी गर्लफ्रेंड काजल को भी फंसाया था। मैं उसे मारना चाहता था। मैं उसे मर चुका हूं इस जहर। देखिए जरा ये डायरेक्टर किस जहर से मरा है। मारने चला था हीरो को, खुद ही मर गया। दुख की बात तो यह है कि बेचारा हीरो तो पहले ही मर गया था। अरे ये क्या हुआ? जहर नहीं है? जहर है, डायरेक्टर जहर से ही मरा है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। जो जहर हीरो के शरीर में था वो अलग है। आपको कैसे पता चला? आपका चेहरा देख के। ओह खैर, अब इस केस में 2 जहर हैं। डायरेक्टर अलग जहर से मरा है और हीरो अलग जहर से। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि 2 लोग जहर खाने से मरे हैं, मगर अलग अलग जहर खाने से मरे हैं। और सर दोनों आदमी एक दूसरे के दोस्त थे। डायरेक्टर जो जहर खाकर मरा है उसकी बोतल में तो जहर मिला था, मगर ध्रुव ने जहर कहां से खा लिया? उसके बोतल में तो अल्कोहल था, जहर था ही नहीं। तो फिर ये जहर ध्रुव की शरीर में गया कैसे? मैं बताती हूं सर। वो एक्टर ध्रुव जहर से ही मरा है, मगर जहर उसने खाया नहीं है। तो क्या उसे किसी ने जहर का इंजेक्शन दिया है? नहीं, जहर उसके शरीर में बना था।
और जब जहर बन गया तो वो मर गया। हाँ, उस आदमी ने पहले से ही कुछ दवाई खाई हुई थी जब गलती से उसके मुंह में अल्कोहल गया। जैसे ही अल्कोहल उस दवाई से मिला एक जहर बन गया और वो मर गया। कौन सी दवाई खाई थी उसने? नेस्ट्रोमिफिन सर। नेस्ट्रोमिफिन अल्कोहल से मिलकर जबरदस्त जहर बन जाता है। नेस्ट्रोमिफिन नाम की दवाई एलर्जी के इलाज के लिए ली जाती है ना? यस सर। इसका मतलब ये है सर कि जिस आदमी ने बॉटल में अल्कोहल मिलाया उसे मालूम था कि एक्टर को किसी तरह की एलर्जी है और उसने नेस्ट्रोमिफिन खाई हुई है। किसे पता हो सकता है? वो लोग जो उसके आसपास थे, वो थिएटर ग्रुप वाले, उन्हीं को पता होगा, उन्हीं में से कोई है। सर मुझे पहले से ही शक है, जहां ड्रामे का सामान रखा रहता है स्टोर रूम में, वहीं पे कुछ छुपा हुआ है। ग्लव्स पहन के कोई स्टोर रूम में क्यों आएगा? छह उंगलियां? इसका मतलब ये काम किसी 6 उंगलियों वाले आदमी ने किया है जो इसी थिएटर में काम करता है। अपने हाथ आगे करो, अपने हाथ आगे करके खड़े रहो। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम्हारे हाथ भी गीले? हाँ, वो बस ऐसे ही सर। तुम्हें क्या लगा कपड़े का पतला सा ग्लव पहन लेने से उंगलियों के निशान छिप जाएंगे? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया सर। तुम्हारे पसीने ने तुम्हें धोखा दे दिया है। उस बोतल पर साफ दिखाई दे रहा है कि कोई 6 उंगलियों वाला आदमी था। मैंने सिर्फ बोतल बदली थी। क्यों किया? वो मैडम ने कहा था। मैडम ने? कौन सी मैडम ने? काजल मैडम ने। ये काजल मैडम कौन है? इस नाटक की हीरोइन। मैं ध्रुव से बहुत प्यार करती थी। ये कैसा प्यार है? खून करवा दिया उसका? तुम्हें मालूम था ना वो शादीशुदा है? हाँ, मगर उसने मुझसे कहा था कि वो अपनी बीवी को छोड़ देगा। मगर बाद में उसने मना कर दिया। नहीं। तो फिर मारा क्यों उसे? और भी लड़कियों के साथ संबंध थे उसके। उसने उन सब से वादा कर रखा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। ओह, तो तुमने उस आदमी को कहा कि बोतल में अल्कोहल डालकर रख दो, वो पीते ही मर जाएगा। अल्कोहल? मैंने तो कोई अल्कोहल नहीं रखवाया। झूठ मत बोलो। तुम्हें मालूम नहीं था उसे एलर्जी की बीमारी है और वो एलर्जी के लिए नेस्ट्रोमिफिन नाम की दवाई खाता है? जैसे ही वो दवाई अल्कोहल से मिलेगी वो मर जाएगा। किस एलर्जी की बात कर रहे हैं आप? मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि उसे कोई एलर्जी भी है। मैंने तो सिर्फ जहर रखवाया था, आर्सेनिक। आर्सेनिक? जिसे पीते ही वो डायरेक्टर मर गया? वो मैंने ध्रुव के लिए रखवाई थी। बॉटल ही बदल दी गई। सर, अब सब ठीक से समझ में आने लगा। इस एक्टर का खून करना ये बात सबसे पहले काजल के दिमाग में आई और उसने उस बॉटल में जिसमें कोल्ड ड्रिंक था उसमें जहर मिलवा दिया। लेकिन रिहर्सल शुरू होने से पहले किसी और ने वो बॉटल बदल दी और उस बॉटल के बदले में वो बॉटल रख दी जिसमें अल्कोहल था। जिस किसी ने भी वो अल्कोहल वाली बॉटल वहां रखी उसे मालूम था कि आज अगर ध्रुव ने थोड़ा सा भी अल्कोहल पी लिया तो वो मर जाएगा। उसे मालूम था कि उसे किसी बीमारी की वजह से एलर्जी हुई है और उसने एक दवाई नेस्ट्रोमिफिन खा रखी। सर, वो प्रोडक्शन मैनेजर बता रहा था कि ध्रुव रिहर्सल के लिए लेट आया था और थोड़ा बीमार लग रहा था सर। पर सर, जब वो घर से निकला था तब तो ठीक था। मतलब जो कुछ भी हुआ है उसके घर से निकलने और थिएटर तक पहुंचने के बीच में हुआ है। ध्रुव के घर चलते हैं, वहीं से पता चलेगा। हेलो, यस सर। सर या यस सर, ओके सर। क्या हो गया सर? एसीपी अजात शत्रु को गिरफ्तार कर लिया गया है। संगीता जी, जैसा आपको पता है कि आपके पति की मौत जहर खाने से हुई है, चाकू लगने से नहीं। जी हाँ सर। आपको मालूम है कि उन्हें किसी तरह की एलर्जी की बीमारी थी? जी, उन्हें
गुलाब के फूल से एलर्जी थी। गुलाब के फूल की थोड़ी सी भी खुशबू उनके नाक में चली जाती थी तो उन्हें एलर्जी हो जाती थी। उस दिन घर में कोई गुलाब का फूल था या किसी ने बाहर से भेजे थे गुलाब के फूल? नहीं नहीं सर। क्या आपको याद है उस दिन जब वो रिहर्सल पे जा रहे थे तब वो रास्ते में किसी से मिले थे? शायद आपको बताया हो फोन करके। हाँ, वो डायरेक्टर से मिलने वाले थे। डायरेक्टर साहब से? तो क्या वो वाकई में मिले थे उनसे? मुझे पता नहीं सर। सर, अब तो वो भी मर गया है। मिस्टर ध्रुव रिहर्सल गए कैसे थे? आई मीन टैक्सी से, कार से? नहीं नहीं सर, वो तो हमेशा अपनी कार से ही जाते थे। कार से? वो कार है अभी यहाँ पे? जी हाँ सर, अभी अभी नाटक वाले छोड़ के गए हैं। तुम्हें कोई खुशबू आ रही है? गुलाब की खुशबू है सर। वही गुलाब की खुशबू। जिस चीज से एक्टर को एलर्जी है वो चीज गाड़ी में कैसे? क्या हुआ सर? संगीता जी, गाड़ी में गुलाब की खुशबू आ रही है। इसका मतलब? किसी ने आपके पति को गुलाब से मारने की कोशिश की है। दक्ष, जरा सीट के नीचे या पीछे देखो, गुलाब के फूल नजर आ रहे हैं क्या? नहीं सर, यहां पर तो कोई गुलाब दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें गुलाबी गुलाब भरा पड़ा है। इसमें किसी ने गुलाब मिला दिया है। रोज एसेंस। सर, नेस्टोमिफिन सर, एलर्जी की गोलियां हैं। इसमें से 3 गोलियां तो वो खा चुका है। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस बोतल में गुलाब जल मिला गया है। संगीता जी, उस बेचारे ध्रुव के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसके घर से रिहर्सल तक पहुंचने के बीच में हुआ है। उसे गुलाब से या रोज एसेंस से एलर्जी है, यह सिर्फ आपको ही मालूम था। उसकी गाड़ी में एलर्जी की दवाई हमेशा रखी रहती है, यह बात भी सिर्फ आपको ही मालूम थी। आपने इस कार फ्रेशनर की बोतल में गुलाब का परफ्यूम मिलाया है। सर, दया सर बच जाएंगे ना? ऑफ कोर्स बच जाएंगे। तो यहां गिरा था वो? हाँ सर। बैठा कहां था वो आदमी? सर, यहाँ पे इस सीट पे बैठा था सर। इस सीट पे बैठा था तो उसका मुंह इधर था? हाँ सर। और दया सर यहाँ बैठे थे। हाँ, तो दया सर यहाँ बैठे थे, यह आदमी यहाँ बैठा था। तो जब दया उठ कर के बाहर गया तो यह आदमी भी उठा होगा दया को देखने के लिए। और फिर जरा मैग्नीफाइड ग्लास देना। यस सर। ऐसे गिरा तो इसका सर इस दीवार पे टकराया होगा। भगवान कभी किसी औरत को ऐसा पति ना दे। ऐसा पति होने से तो अच्छा है कि शादी ही ना हो। रोज पीना, मारपीट, लड़ाई झगड़े। मैं तो तंग आ गई थी एसीपी साहब। तो डिवोर्स ले लेना चाहिए था। डिवोर्स दे तब ना, डिवोर्स ही नहीं देता था। और ऊपर से 50-50 लड़कियों से अफेयर। शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं थी।
और वो हीरोइन काजल, उससे अफेयर चल रहा था उसका। मैंने सोचा बस अब नहीं, अब और नहीं सहूंगी मैं। और तुमने कार के परफ्यूम में गुलाब जल मिला दिया। हाँ, मुझे मालूम था कि जैसे ही वो कार स्टार्ट करेगा वैसे ही परफ्यूम के साथ साथ रोज वाटर भी उसके नाक में चला जाएगा और उसे एलर्जी हो जाएगी। और फिर वो एलर्जी से परेशान होकर एलर्जी की दवाइयां लेगा, टैबलेट्स। हाँ, मैं ये चाहती थी कि वो कम से कम एक साथ 5-6 टैबलेट्स खा ले। और वैसा ही हुआ। उसने 5-6 टैबलेट्स खाई और जाकर नाटक की रिहर्सल करने लगा। नाटक की रिहर्सल में उसने बोतल में से नकली शराब पी, मगर बोतल में नकली शराब नहीं बल्कि अल्कोहल था, असली शराब। जैसे अल्कोहल उसके पेट में गया वो मर गया। खैर, अब आप अपनी जेल यात्रा की तैयारी शुरू कीजिए। सीआईडी ब्यूरो में लाश ऐसे पड़ी हुई थी और सर मरने से पहले यह आदमी उस कुर्सी पर बैठा था। अब सर मैं इस आदमी के कुछ एक्सरेज आपको दिखाती हूं। इस आदमी का स्पाइनल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी कैसे टूट के अलग हो गई है। इंस्पेक्टर दया ने इसकी गर्दन को इतनी जोर से खींचा है। और ये देखिए सर, गर्दन खींचने से पहले इसके मुंह पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि इसका जबड़ा टूट के अलग हो गया। लाश कुर्सी से करीब 3 फुट दूर पड़ी है, ये वहां कैसे पहुंची होगी? घूसा इतनी जोर से मारा कि आदमी हवा में उछल गया होगा। तो पहले इंस्पेक्टर दया ने गर्दन खींची और फिर घुसा मारा, करेक्ट? नहीं सर, लगता है पहले घूसा मारा। जबड़ा बाहर निकलने पे तो बहुत दर्द हुआ होगा, तो वो आदमी चिल्लाया क्यों नहीं? पता नहीं सर। क्या किसी ने चिल्लाने की आवाज सुनी? सर, उस कमरे में इंस्पेक्टर दया और इस आदमी के अलावा और कोई नहीं था। ये गर्दन का टूटना, जबड़े का बाहर निकलना, ये अपने आप तो नहीं हो सकता। सर, वो आदमी अपने आप ही मरा है, कोई खून वून नहीं हुआ है उसका। डॉक्टर सालोंके, किसी आदमी की गर्दन अपने आप टूट सकती है, उसका जॉ टूटकर सॉकेट से बाहर निकल सकता है। जी हाँ सर। सर, डॉक्टर सालुके अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहे हैं। इन्होंने इंस्पेक्टर दया का नमक खाया है। सर, ये बात सही है कि मैंने इंस्पेक्टर दया का नमक खाया है, लेकिन मैं इस वक्त पूरे होशो हवास में हूं और अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से समझता हूं। और आप भी देखिए डॉक्टर अंजलिका, सर, इस आदमी के कान में मैंने झांक कर देखा तो मुझे लगा कि इसके कान में जबरदस्त इंफेक्शन है। मैंने सोचा कि जबरदस्त इंफेक्शन की वजह से इसे वर्टिगो हो सकता है, मतलब जबरदस्त चक्कर। सर, मैं मरने वाले के घर गया, वहां इसकी पत्नी से पता चला कि मरने वाले को वाकई वर्टिगो की बीमारी थी। ये देखिए सर, ये कान का स्केच, और ये जो पोर्शन है इसे हम कॉकली कहते हैं। यहां पर पानी जैसा कुछ लिक्विड भरा होता है, जो अगर थोड़ा भी कम ज्यादा हो जाए तो आदमी को लगातार चक्कर आते रहते हैं, और ये कोई भी डॉक्टर बता सकता है। जैसे ही दया उठकर दरवाजे के बाहर गया, यह आदमी अपनी कुर्सी से उठा। इसने पीछे मुड़कर दया की तरफ देखा, इसकी गर्दन मुड़ी। गर्दन मुड़ने की वजह से इसे जबरदस्त चक्कर आया और चक्कर की वजह से यह आदमी नीचे गिरने लगा और गिरते वक्त इसका जबड़ा टेबल से टकराया। ये कैसे कह सकते हैं आप? सर, लाश पर खरोंच का निशान है। सर, वो घूसे का निशान है। जी नहीं सर, वो टेबल का निशान है। मैंने टेबल को अच्छी तरह से चेक किया है। टेबल पर अभी भी मरने वाले की स्किन का टुकड़ा मौजूद है। ये खाल इसी आदमी की है? जी हाँ सर, मैंने इस खाल का डीएनए टेस्ट करवाया है। इससे पता चलता है कि ये उसी आदमी की खाल है। एक बात और सर, अगर दया ने उस आदमी को इतना जोर से ही मुक्का मारा था तो दया के हाथ पर भी तो कुछ चोट लगनी चाहिए थी। उसका हाथ भी तो सूजकर मोटा हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। ये फोटोग्राफ देखिए सर, ये वो फोटोग्राफ्स हैं जो उस दिन न्यूज़पेपर में छपे थे। इनमें दया का हाथ एकदम ठीक है। सर, ये सब थियरी है। थियरी नहीं है। टेबल से टकराने के बाद जब वो आदमी गिरा तो उसका सर दीवार से जाकर टकराया, उसकी गर्दन मुड़ी और टूट गई, और इस वजह से उसकी मौत हो गई। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप वहीं पे खड़े थे। सर, दीवार को चेक करने के बाद मुझे उस दीवार पर 2 बाल मिले हैं,
उनका जब मैंने डीएनए टेस्ट करवाया तो मुझे पता चला कि ये बाल भी उस ही आदमी के हैं। हाँ, बहुत अच्छे सालुंके साहब, बहुत अच्छे। बहुत दिनों के बाद एक अच्छा फॉरेंसिक सबूत देखने को मिला है। थैंक यू वेरी मच सर। इंस्पेक्टर दया का सस्पेंशन वापस लिया जाता है। इंक्वायरी में पता चला है कि उस मौत में दया का कोई हाथ नहीं था। जिस तरह से उस आदमी की मौत हुई थी उससे सारा शक दया पर जा रहा था। एक बार तो मुझे लगा कि शायद दया को सजा भी हो जाएगी। पुलिस कस्टडी में किसी की मौत होना एक गंभीर बात है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं, चारों तरफ एजिटेशन शुरू हो जाता, इसलिए जरूरी था कि एक ठीक तरह से इंक्वायरी की जाए। मैं डॉक्टर अंजलिका की दाद दूंगा कि इन्होंने बिना किसी की परवाह किए तहकीकात की। थैंक यू सर। दया, नो हार्ड फीलिंग्स। मैं फोरेंसिक एक्सपर्ट हूं। जब कोई मौत होती है तो मेरा काम होता है ये देखना कि वो मौत सीधी सादी है या खून। आपने अपना काम किया डॉक्टर, आई अंडरस्टैंड, मगर मुझे भी अपने आप को बचाना था, इसलिए मुझे डॉक्टर सालुंखे को बुलाना पड़ा। डॉक्टर सालुंखे की तो खैर बात ही कुछ और। उन्हें एसीपी साहब से अपना पुराना हिसाब भी तो चुकता करना था। डॉक्टर सालुंखे तो दुनिया को एक ही कहानी सुनाते फिरता है कि एसीपी प्रद्युमन ने उसका ट्रांसफर करवाया क्योंकि मुझे उससे दुश्मनी थी। बात तो कुछ और ही है। क्या बात है सर? कुछ भी, वो बात मैं अभी नहीं बताऊंगा, फिर कभी। दया, मेरा दिल ही जानता है कि तुम्हें इस हालत में देखकर कितना दुख हो रहा था मुझे। तुम्हारे बगैर सीआईडी चल सकती है यह मैं सोच भी नहीं सकता हूं। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।